नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की रोमांचक दुनिया में लेकर चलेंगे। जानेंगे कि ये प्राचीन चित्र कहां-कहां पाए जाते हैं, इन्हें किन-किन प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं और इनसे हमें उस समय के मानव के जीवन, संस्कृति और रहन-सहन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर आप इतिहास और पुरातत्व रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 11th क्लास का हमारा पार्ट लेसन एक जो पार्ट है 1 है। एक पहला पार्ट चलता है, उसका नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो जो कक्षा 11 है उसका जो चित्रकला विषय का प्रागैतिहासिक शैल चित्र पहला पार्ट है। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र होता क्या है? तो प्रागैतिहासिक का मतलब होता है अत्यंत प्राचीन काल, अत्यंत प्राचीन काल जिसका कोई लिखित प्रमाण या दस्तावेज या कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न हो, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा इसका जो पाठ में है शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब होता है यह शैल से तात्पर्य है, यह शैल चित्र का अर्थ होता है कि वे चित्र जो बड़े पत्थरों या शिलाओं पर बनाए जाते हैं शैल चित्र कहलाते हैं। तो हमने पाठ का नाम है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र, उसका अर्थ हमने समझ लिया। इसके बाद में इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, हम जो भी इसमें आएंगे वो हम सभी इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, तो प्रागैतिहासिक काल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को हम प्राग ऐतिहासिक के नाम से भी जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के में जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे? तो उन और जहाँ रहते थे वहाँ से हमें खुदाई पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो हमें वहाँ से खुदाई पर जैसे पुराने औजार जो उन्होंने काम में लिए वो प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन उनके द्वारा काम में लिए गए थे वो हमें प्राप्त हुए हैं। आवास स्थल तथा उस समय के जानवर और मनुष्य की हड्डियाँ हमें अवशेष के रूप में प्रागैतिहासिक काल के स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे वहाँ से प्राप्त होता है कि आदि मानव से हमें जो चित्र मिले हैं उन जो किसे आधार मानकर चित्र बनाते थे। आदि मानव के काल के जो चित्र मिले हैं, जो आदि मानव ने चित्र बनाए हैं, जैसा आप देख रहे हो, तो ये जो चित्र है वो किसे आधार मानकर चित्र बनाने लगे? तो ये आदि मानव था गुफाओं की दीवारों को और गुफा की छतों को आधार मानकर और शिलाओं को आधार मानकर वो चित्र बनाने लगा। जैसे देखो आप ये गोले में और ये चट्टानों पर आपको लोगों को दिख रही है लहरदार रेखा और कुछ व्यक्ति हैं जो नाचते हुए इसमें दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे जैसे बनता है आदि मानव गुफाओं की दीवारों को पर जो चित्र बनाते थे, वो चित्र क्यों बनाते थे? तो अपने विचारों को और अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ये चित्र बनाते थे। उन्हें दर्शाने के लिए जो चित्रों का उपयोग करते थे, बनाने के लिए अपने भावों और विचारों को दर्शाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे जो मानव था, जो प्रारंभिक जो विकास था उस काल को हम क्या कहते हैं? तो उसको आम तौर पर हम जो मानव के जो प्रारंभिक जो विकास का काल था, दौर था, उसे क्या कहते हैं? तो हम इसे प्रागैतिहासिक काल को हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समय के हम काल को पूर्व पाषाण काल, इसे हम पुराना पत्थर काल भी कह सकते हैं। भारत में जो अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो किस युग के माने जाते हैं? तो जो प्राचीनतम जो चित्र मिले हैं, सबसे जो प्राचीनतम चित्र हैं वो उत्तर पूर्व पाषाण काल के माने जाते हैं। कौन से काल के माने? उत्तर पूर्व पाषाण काल के माने जाते हैं। भारत में जो शैल चित्रों की जो खोज हुई थी वो 1867 से 1868 में आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। जो सबसे जो सर्वप्रथम जो शुरू में जो भारत में जो शैल चित्रों की खोज की थी 1867 से 68 में आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। शैल चित्रों के जो अवशेष वर्तमान में मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वर्तमान के जो शैल चित्रों के जो शिलाओं पर जो चित्र बने हुए हैं उनके अवशेष हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में हमें जो चित्रों के अवशेष मिले हैं शैल चित्रों की। जो यहाँ पे क्या होता है कि एक गुफाएं हैं काफ़ी सारी, वहाँ पर भी हमें अवशेष मिले हैं। उन गुफाओं का नाम है लखुड़ियार की गुफा। क्या बोलते हैं उसको? लखुड़ियार की गुफा कहा जाता है। इन लखुड़ियारी गुफाओं का अर्थ होता है 1,00,000 गुफाएं। ये जो लखुड़ियारी गुफाएं हैं इसका अर्थ होता है, लखुड़ियार का मतलब 1,00,000 गुफाएं। इनमें जो चित्र बने हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है।
नंबर 1 पर आता है मानव चित्र, नंबर 2 पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियां। इन मतलब कि जो इन सभी जो लखुड़ियार की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों मानव आकृति, पशु आकृति और ज्यामितीय आकृति। शैल चित्रों के अनेक अवशेष हमें पता चला था। तो अनेक अवशेष ये मिले हैं कहाँ कहाँ हैं, तो अल्मोड़ा से जो शैल चित्रों का अवशेष है, अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ है, ये लखुड़ियार में। कहाँ पे ये? लखुड़ियार में है। ठीक है। सबसे अधिक सुंदर जो शैल चित्र, जैसे सबसे अधिक चित्र मिल गए, तो सबसे अधिक सुंदर जो चित्र मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, तो हमें वो मिलेंगे मध्य प्रदेश के भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक गुफा है जो सामने आप लोगों को दिख रही है ऊपर चित्र में, वो भीमबेटका का चित्र है। यहाँ पे सबसे अधिक सुंदर चित्र मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाओं में। और कहाँ पे मिलते हैं, तो और हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक है। सबसे बड़ा और अत्यंत जो दर्शनीय स्थल माना जाएगा, तो जैसा आप लोगों मैंने बताया था शुरुआत में चित्र, तो वो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल की पहाड़ी स्थित है, वो भीमबेटका में क्या है कि जो भीमबेटका वो सबसे अधिक और अत्यंत दर्शनीय स्थलों में माना जाता है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण में, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर दूरी पर विंध्याचल की पहाड़ी में भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर वी ए वाकणकर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। अब भीमबेटका की खोज की थी तो इसमें चित्र भी मिले, निश्चित है। जो चित्रों के जो विषय मिले हैं वो हमें कौन कौन से मिले हैं, तो देखो उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं और के अलावा, रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार के चित्र आते हैं, नृत्य के, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने वाले और शरीर सज्जा मुखौटा लगाने जैसे प्रमुख चित्रों के विषय भीमबेटका में हमें मिलते हैं या मिले थे। ठीक है। दूसरा आता है कि जो भीमबेटका की जो शैल कला है उसे शैली, तकनीकी और आधार के अनुसार कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, यानी जो भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं हमें उनको शैली तकनीकी आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो उसको ध्यान रखना। शैली और कला के तकनीकी आधार पर उसे 7 कला अवधियों में बांटा गया है, यानी 7 समय के अनुसार उसको बांटा गया है। भीमबेटका के कलाकार इन रंगों को भरने के लिए, इन जो चित्रों को भरने के लिए जो रंगों का प्रयोग हुआ है उसमें भीमबेटका के कलाकारों ने हरा, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया है, यानी भीमबेटका के चित्रों में सफेद, लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया है। प्रागैतिहासिक काल में जो रंग बनाते थे वो रंग कैसे बनाते थे, तो जो चित्रों में जो प्राकृतिक जो शिलाओं पे है, गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे उनमें रंग भी भरने, तो वो रंग भरते थे तो कहाँ से बनाते थे, ये प्रश्न हमारे सामने आता है अपने सामने। तो रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसे बनाते थे, और बनाने के बाद में पाउडर जैसा बन जाए तब उसमें क्या करते थे, उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, जैसे गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ में जैसे जानवरों की चर्बी आ जाती है, पेड़ों से निकलने वाला गोंद या राल, ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको सूखे जो पाउडर होता है उसमें पानी के साथ मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो रंग होता है दीवारों पर लगाने के बाद में वो स्थायी बन सके। इसी तरह रंग बनाया जाता था। ठीक है। आदि मानव जो ब्रश, अब कलर बन गए तो निश्चित ब्रश भी बनाएंगे, तो ब्रश कैसे बनाएंगे उनको कलरों को भरने के लिए, तो देखो ब्रश कैसे बनाते थे, जो पेड़ की जो पतली टहनियां होती थी, पेड़ की पतली टहनियां होती थी, टहनियां भी कैसे होनी चाहिए, जो रेशेदार हो, उन रेशेदार टहनियों को आगे से कूट कर और ब्रश के माफिक या ब्रश के जैसा बना लिया जाता था, जिससे क्या हो जाती थी, ब्रश बनकर तैयार हो जाती थी। हजारों साल पहले क्या हुआ कि ये रंग आज जो साल पहले जो चित्र बने वो चित्र आज भी जो कि त्यों हैं। उनका कारण क्या था कि जो दीवारों पर, जो गुफाओं की शिलाओं पर, चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो आज भी जो कि त्यों हैं। उनका कारण है कि हजारों साल पहले ये जो चित्र थे चट्टानों पर बनने के कारण
चट्टानों के अंदर क्या थी, ऑक्साइड मौजूद हुआ करती थी। चट्टानों के अंदर ऑक्साइड मौजूद होती थी और जब उन पर जो चित्र बनाए जाते थे तो ऑक्साइड रंगों के साथ रासायनिक प्रक्रिया करती थी। रासायनिक प्रतिक्रिया करने के साथ वो क्या करती थी, चित्रों को स्थायी बना देती थी। रंग और चट्टानों में मौजूद जो ऑक्साइड थी वो रासायनिक प्रतिक्रिया करने के साथ रंगों को या चित्रों को स्थायी बना देती थी। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र है वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं या कहाँ बनाए गए हैं। तो देखो, चित्र मैंने आप लोग बताया जैसे कि गुफाओं की दीवारों पर है और चट्टानों पर और जो गुफाओं की जो छत है उन पर भी ये चित्र बनाए गए हैं। लाल और जिनमें जो रंग बनाए गए हैं, इसमें जैसे लाल है तो लाल रंग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हिरमच का। हिरमच एक पदार्थ आता है, जैसे अपन आमतौर पर समझने के लिए अपन जो गेरू रंग होता है, जो मिट्टी के बर्तनों पर जो आज मिट्टी के बर्तनों में जो लाल लाइनिंग की जाती है वो गेरू रंग, उससे क्या होता था, लाल रंग बनाया जाता था। हरा रंग बनाने के लिए कैल्सोडोनिक नामक एक हरी किस्म का पत्थर होता था। कैल्सोडोनिक नामक एक हरी किस्म का पत्थर होता था जिससे हरा रंग बनाया जाता था। और सफेद रंग तैयार करने के लिए क्या करते थे, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते थे। उत्तर पूर्व पाषाण काल के गुफा चित्रों में किस विषय के अधिक आकृति मिली, तो जो उत्तर पूर्व पाषाण काल की जो गुफाएं मिली हैं उनमें हमें जानवरों की आकृतियां अधिक मिली है ना। तो क्योंकि उस समय जो शिकार वगैरह करते थे तो शिकार में जानवरों की आकृतियां उन्होंने अधिक बनाई है। उत्तर पूर्व पाषाण काल के मनुष्य थे, उन्हें जो क्रियाकलाप थे वो किस प्रकार थे कि भाई उन्होंने चित्र बनाए तो उनका क्रियाकलाप कैसा था, उन्होंने कैसे उन चित्रों का निर्माण किया कि पहले शिकार पे गए या शिकार करने से बाद में उन्होंने चित्र बनाए। तो क्या समझाना चाहता है कि जैसे कि मान लो वो चित्र बनाने की उनका तकनीक कैसी थी या उनका विचार कैसा था कि भाई जैसे हम चित्र शिकार करने गए, आज हमें शिकार मिल गया तो उन्होंने उस शिकार के जो दृश्य था उसको यहाँ के यहाँ चित्रित कर दिया। या फिर जैसे आज उनको शिकार नहीं मिला तो उन्होंने पूजा पाठ की तो उस दृश्य को उन्होंने चित्रित कर दिया। या फिर आज जैसे हम शेर का शिकार करना है या फिर सुअर का शिकार करना है या फिर हिरन का शिकार करना है और वो सोच के उन्होंने उसका चित्रण कर दिया। ऐसा वो चित्रण करके जाते थे जो हमें गुफाओं दीवारों पर मिला है। तो उत्तर पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने क्रियाकलापों से पता चलता है कि दीवारों की छतों और चित्रों से लगता है कि इन गुफाओं की दीवारों व उनके जानवरों के सुंदर चित्र से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार करते थे। वे लोग मनुष्य की दीवारों और गतिविधियों का दर्शन चित्रित हुआ है। वर्ग, वृत्त, आयत और ज्यामितीय आकृतियों का इन और प्रतीक चिन्हों का भी हमें चित्रण मिलता है। हमारे विचार से जो प्रागैतिहासिक काल के लोग हैं वो चित्रों के विषयों का चुनाव अपने रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं, जैसे मैंने आप लोग सुना है कि वो पहले तो या तो डिसाइड करके जाते थे, बना के जाते थे कि मेरे को ये काम करना, उससे संबंधित चित्र होते थे, या फिर वो वहां पे जाके और जो दृश्य होता था उसको आके वो चित्रित करते थे। ज्यामितीय आकृति और संबंधित जानवरों के और वनस्पतियों और औजारों के आधार पर उन्होंने चित्रित बनाने लगे थे। यहाँ पे जो लेसन है हमें इसमें दो पद्धतियों को ध्यान रखना है। एक तो होता है आला गीला पद्धति और दूसरी रहती है सूखी पद्धति। तो आला गीला पद्धति क्या होती है, आला गीला पद्धति में जो प्लास्टर होता है दीवार पर, प्लास्टर की हुई दीवार भित्ति पर, दीवार बोल दो या भित्ति बोल दो, भित्ति ध्यान रखना है, दीवार को बोलते हैं, चित्रण कार्य आला गीला पद्धति होती है। इस पद्धति में दीवार बनाते समय ही चूना, बालू या संगमरमर के चूर्ण का मोटा लेप लगा दिया जाता है। लेप के जब जम जाने व सूखने से पूर्व नम प्लास्टर पर ही खनिज रंगों से जो चित्रण कार्य किया जाता है और इस रंग और धरातल का एक हो जाते हैं, यानी इसमें जो रंग और धरातल एक हो जाए उसे हम आला गीला पद्धति कहते हैं। इसकी दो उप पद्धतियां होती है जिसको होता है एतावली पद्धति और जयपुर पद्धति। आला गीला पद्धति की दो शैलियां हैं, एतावली पद्धति और जयपुरी पद्धति। सूखी पद्धति में क्या होता है, जो दीवार होती है और वो प्लास्टर की जो दीवार होती है और जो सूख जाती है और सूखने के बाद जो उस पर
चित्रण कार्य किया जाता है सूखे और रंगों से, उसमें चित्रण कार्य किया जाता है। और जो रंगों में गोंद या राल या चिपचिपा पदार्थ मिलाने पर उन रंगों को क्या करती है, वो दीवार पर स्थायी बना देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम सूखी पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमारा ये पाठ नंबर 1 प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो पाठ का नाम है, ये लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। जहाँ तक है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा तो हम और वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें